हेलो गाइस, वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग अमेंडमेंट्स फॉर जून 22 एग्जाम्स। ठीक है, तो दो पार्ट्स ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आपने नहीं देखी है फटाफट जाइए देखें। ठीक है, चलिए पार्ट 3 में अब मैं फटाफट आपको लिस्टिंग के अमेंडमेंट्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, एलओडीआर के अमेंडमेंट्स हम फटाफट देखेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड ही सब बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड ही सब बताऊंगा और अमेंडमेंट के ही एंगल से बताऊंगा। जिन्होंने अच्छे से पूरे रेगुलेशन पढ़ लिए हैं और अब उनको सिर्फ अभी अमेंडमेंट्स क्या है ये पढ़ना है फॉर जून 22, तो मैं आपको ये वीडियो में अच्छे से सारी बातें बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो आ जाइए। तो कुछ अमेंडमेंट्स एक्चुअली ऐसे हैं जो फ्यूचर डेट के हैं, मतलब नोटिफाई हो गए हैं पर उनके कमेंसमेंट जो डेट है वो आगे के हैं, यानी जो आपके एग्जाम का जो कट ऑफ डेट होता है उसके आगे के हैं। तो वो थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट विल ट्राई टू कवर ऑल दैट प्रोविजंस ऑल्सो। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, जो मेजर अमेंडमेंट्स है, मेजर, जिससे मतलब आंसर, पुराना आंसर लिख ही नहीं सकते। देखो कुछ प्रोविजंस में एकाधिक क्लॉज चेंज हुआ है, उससे इतना आपको अफेक्ट नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, अगर कोई क्लॉज में 15 क्लॉजेस हैं, एक रेगुलेशन में 15 सब रेगुलेशंस है, तो कोई बीच में एक आध चेंज हुआ है, ठीक है, आप वैसे भी 15 पॉइंट्स तो लिख के आने वाले हो नहीं। ठीक है, जनरल टॉपिक आया भी तो आप 6 7 8 पॉइंट से लिखते हो, इतना आपको एग्जाम में अफेक्ट नहीं करता है छोटे छोटे जो अमेंडमेंट्स है। बट स्टिल वी विल कवर इट, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बट यू शुड नॉट बी बॉदर्ड मच अबाउट दैट। जो प्रोविजंस पूरे ही सब्सटीट्यूट हो गए, नए प्रोविजन आ गए हैं, ठीक है, वो ज्यादा मतलब समझ रहे हो अफेक्ट करते हैं। तो पहले हम मेजर अमेंडमेंट्स पहले कवर कर लेते हैं और फिर जो माइनर माइनर पॉइंट्स हैं वो भी हम फटाफट देख लेंगे। ठीक है चलिए, तो एक्चुअली जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं दैट आर इन चैप्टर 5 जो है एलओडीआर के अंदर, उसमें मेजर अमेंडमेंट्स हैं और उसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसलिए पहले हम वो कवर कर लेते हैं और छोटे छोटे पॉइंट्स पूरे हम बाद में इसी वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 पहले हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 में सबसे पहला जो अमेंडमेंट है दैट इज इन रेगुलेशन 50। ठीक है, देखो रेगुलेशन 50 में आते हैं। अमेंडमेंट शीट आपके पास होगी, आई होप सो। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। चलो, तो पहले हम जो है यस रेगुलेशन 50 पढ़ लेते हैं। चलो, मेरे नोट से मैं कर देता हूं, मैं आपको ये अलग से दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अमेंडमेंट शीट जो है अपडेटेड मैं आपको इसी वीडियो के लिंक में भी दे देता हूं, आपके पास नहीं होगी तो डाउनलोड कर लेना। चलिए, ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। चलो, जो नया प्रोविजन है मैं डायरेक्टली आपको वो बता रहा हूं, पूरा का पूरा जो है रेगुलेशन सब रेगुलेशन ये सब्सटीट्यूट हुए, तो आप इतना कंपेयर नहीं कर पाओगे। जब वर्ड्स लाइन सब्सटीट्यूट होती है तो आप कंपैरेटिव वे में पढ़ सकते हो। पूरा ही अपडेट कर दिया है तो आप नए सिरे से पढ़ो। ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले इसका नाम बदला है, आपको पता ही होगा, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के रेगुलेशन आ गए हैं। ठीक है, आईएलडीएस जो आपका था और जो एनसीआरपीएस था वो दोनों मर्ज होके एक कंबाइंड कॉमन नाम उनको दिया गया है, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, और उनके लिए सेपरेट रेगुलेशन लाए हैं, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। ठीक है, पूरा आपने नाम पढ़ा होगा, पूरा आपने देखा होगा। वो एक्चुअली मैं भी पार्ट 4 में कवर करने वाला हूं। ठीक है, पार्ट 4 में हम वो भी पढ़ लेंगे कि क्या आया है, क्या चेंज हुआ है और कैसे आपको एग्जाम के हिसाब से उसको टैकल करना है, वो मैं अच्छे से नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो उसी का ये कनेक्टेड पॉइंट है। तो यहां पे पहले पूरे सिक्योरिटीज के नाम थे, बराबर, पहले यहां पे पूरी सिक्योरिटीज के नाम की लिस्ट थी जो अब कंबाइंड वे में एक ही नाम से जाने जाते हैं, दैट इज नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, तो चैप्टर 5 इज फॉर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज व्हिच हैव लिस्टेड इट्स नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, चलिए, तो उनका पहला रेगुलेशन था अपना 50, इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, कि आपको क्या क्या स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना है अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी लिस्ट कराई है तो। ठीक है, पूरा रेगुलेशन सब्सटीट्यूट हो गया, ध्यान दो। तो सब रेगुलेशन 1 पढ़ते हैं, आ जाओ, स्टॉक एक्सचेंज को क्या क्या इंटीमेट करना है।
द लिस्टेड एंटिटी शेल गिव प्रायर इंटीमेशन, ठीक है, प्रायर इंटीमेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज, ठीक है, एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज पहले आपको बताना है, इन एडवांस, ऑफ कोर्स इन एडवांस बताना है, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन एंड द डेट ऑफ मीटिंग, ठीक है, ये आपको कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा, क्लियर डेज इसको कहते हैं, क्लियर डेज, ठीक है, कि क्या इंटीमेशन जो आप दे रहे हो वो भी दिन काउंट नहीं होगा और जो मीटिंग का डेट है वो भी काउंट नहीं होगा, क्लियर 2 वर्किंग डेज पहले आपको बताना है, ठीक है। अबाउट द बोर्ड मीटिंग, किसके बारे में, बोर्ड मीटिंग, इन टॉपिक्स के डिसीजन के लिए, इन टॉपिक्स के डिसीजन के लिए जब आप बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करोगे तो बोर्ड मीटिंग की डेट इंटीमेट करनी है, ठीक है। चलो, about the board meeting in which any of the following proposals is to be considered. Number 1, any alteration in the form or nature, ठीक है, form or nature of NCS, non-convertible securities that are listed on the stock exchange or in the rights and privileges, ठीक है, होल्डर्स के राइट्स और प्रिविलेजेस में भी अगर आप कुछ भी बदलाव कर रहे हो, उनके राइट टू रिसीव, उनका इंटाइटलमेंट, उनका अमाउंट, ड्यू डेट्स, व्हाटएवर, कुछ भी अगर बदलाव हो रहा है राइट्स एंड प्रिविलेजेस में, तो वो मीटिंग का प्रायर इंटीमेशन आपको देना होगा, ठीक है। फॉर्म या नेचर आप बदल रहे हो, फॉर्म या नेचर आप बदल रहे हो, या फिर राइट्स एंड प्रिविलेजेस में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो आपको उस मीटिंग का प्रायर इंटीमेशन देना है। फिर एक बेसिक, एनी ऑल्टरेशन इन द डेट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और रिडम्पशन, ठीक है, मेजर ये जो पेमेंट्स होते हैं, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रिडम्पशन, इनके डेट्स में अगर आप कोई बदलाव कर रहे हो तो ये तो डायरेक्टली अफेक्ट करता है, तो इसकी मीटिंग का भी आपको प्रायर इंटीमेशन देना होगा। फिर है फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ठीक है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्वार्टरली और एनुअली एज अ केस में भी, फंड रेजिंग बाय द इशुएंस, ठीक है, नया इशुएंस कर रहे हो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का, तो उस मीटिंग का भी प्रायर इंटीमेशन आपको देना है, एंड एनी मैटर अफेक्टिंग द राइट्स और इंटरेस्ट, जो कि ऊपर भी कवर्ड ही था, आई डोंट नो रिपीट क्यों किया है, ऊपर ऑलरेडी ये दिया हुआ है, राइट्स और प्रिविलेजेस ऑफ द होल्डर्स देयर ऑफ, तो ये लगभग सेम ही इंटरप्रिटेशन इसका निकलता है, एनी मैटर अफेक्टिंग द राइट्स और इंटरेस्ट ऑफ द होल्डर्स ऑफ एनसीएस, क्लियर है, मतलब मेजरली 4 पॉइंट्स है, मेजरली 4 पॉइंट्स है, 4 टॉपिक के बोर्ड मीटिंग का प्रायर इंटीमेशन आपको देना है। नंबर 1, फॉर्म और नेचर में आप चेंज कर रहे हो या राइट एंड प्रिविलेजेस में आप चेंज कर रहे हो, डेट चेंज कर रहे हो काय का, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रिडम्पशन का, थर्ड इज फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फोर्थ इज नए इशुएंस हो रहा है, फंड रेज बाय न्यू इशुएंस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, ठीक है, 4 मेजर पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर है सब रेगुलेशन 2, listed entity shall also intimate the stock exchange not later than the commencement, date of commencement of dispatch of notices। अभी अलग है, ध्यान दो कि इनके मीटिंग्स के नोटिसेस जब आप डिस्पैच करोगे, स्टार्ट करोगे, डेट ऑफ कमेंसमेंट उसके पहले, नॉट लेटर देन, यानी उसके पहले आपको इंटीमेट करना है, मतलब नंबर ऑफ डेज नहीं लिखा है, 1 डे 2 डे, कितने प्रायर बताना है वो नहीं लिखा है, पर जैसे ही कमेंसमेंट हो गया है उसके बाद आप नहीं बता सकते, उसके पहले बताना है। अब आप 1 दिन पहले भी बता सकते हो, 2 दिन पहले, जितना पहले बताना है बताओ, कितना पहले बताना है वो नहीं कहा है, वो वॉलेंटरली कंपनी अपना डिसाइड करेगी, पर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस के पहले आपको बता देना है, ठीक है। अब ये क्या मीटिंग्स है आपको ध्यान देना है। नंबर 1, एनी एजीएम और ईजीएम that is proposed to be held for obtaining shareholders approval for proposals at clause C and D under subrogation of this regulation, ठीक है, यानी C and D ऊपर, ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स या नए इशुएंस के लिए जब आप एजीएम या ईजीएम होल्ड करोगे, ध्यान दो क्या लिखा है कि जब भी आप एजीएम या ईजीएम होल्ड करोगे, ठीक है, ध्यान दो ऊपर क्या लिखा है, बोर्ड मीटिंग, आपको पता ही होगा कि बोर्ड मीटिंग तो हर डिसीजन के लिए होती है, इन एडिशन टू द बोर्ड मीटिंग कुछ टॉपिक्स पे आपको शेयर होल्डर्स अप्रूवल लगता है, तो मिक्स मत करना, ऊपर जो है दैट इज प्योरली फॉर बोर्ड मीटिंग, ठीक है, दैट इज प्योरली फॉर बोर्ड मीटिंग। और अब बोला है कि आप जब फाइनेंशियल रिजल्ट लोगे, फाइनेंशियल रिजल्ट का अप्रूवल लोगे शेयर होल्डर्स का, उसको उनको अप्रूव कराओगे, और जो नया इशुएंस लाओगे उसके लिए भी शेयर होल्डर्स अप्रूवल लोगे, तो उसका जब आप एजीएम या ईजीएम होल्ड करोगे तो उसका नोटिस डिस्पैच करोगे, याद आ रहा है 21 डेज आप नोटिस देते हो, तो वो जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस है उसके पहले बस आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना है, ठीक है, ध्यान दो, स्टॉक एक्सचेंज को बताना है कि हम ये टॉपिक पे ये मीटिंग रख रहे हैं,
फॉर शेयरहोल्डर्स अप्रूवल, ठीक है। तो ये हो गया सी एंड डी, ख्याल में आ रहा है, सी एंड डी फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड न्यू इशुएंस। और फिर है एनी मीटिंग ऑफ द होल्डर्स ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इन रिलेशन टू द प्रपोजल एट क्लॉज ई, ठीक है, क्लॉज ई ऑफ द सब रेगुलेशन 1 ऑफ दिस रेगुलेशन, यानी ई। क्लियर है? तो क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। एनी मीटिंग, एजीएम एजीएम नहीं, कोई भी क्लास मीटिंग भी हुई तो भी, कोई भी टाइप की मीटिंग अगर हो रही है तो उसका इंटीमेशन यहां पे आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अलग से पॉइंट क्यों है। एनी मीटिंग यहां पे, एजीएम एजीएम नहीं, कोई भी टाइप की मीटिंग इसमें आ सकती है, ठीक है। एनी मीटिंग ऑफ होल्डर्स ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, क्योंकि इसमें क्लास मीटिंग भी हो सकती है, इसलिए अलग से दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली सीडीएनई के रिलेटेड जो भी शेयरहोल्डर्स की मीटिंग या एनी मीटिंग होगी उनका भी इंटीमेशन आपको स्टॉक एक्सचेंज को देना है, ठीक है। ऊपर का क्लॉज इज फॉर बोर्ड मीटिंग, नीचे का शेयरहोल्डर्स या क्लास मीटिंग के लिए। क्लियर है? आ रहा है ख्याल में? सिंपल पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो आपको ये अमेंडेड आंसर ही लिखना है। ये अमेंडमेंट्स कब से आए हैं? 7 सितंबर 2021। आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाओ 51, disclosure of information having bearing on the performance or operation of listed entity and or the price sensitive information, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर देना है, ठीक है। मैंने रेगुलेशंस को बेसिक रूप में भी समझो कि करना क्या है। जैसे ऊपर करना क्या है, प्रायर इंटीमेशन देना है, मीटिंग्स के बारे में इंफॉर्म करना है कि हम ये टॉपिक पे ये मीटिंग रख रहे हैं। क्लियर है? इसमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन बताना है। कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन? जिनका परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है, जिनका ऑपरेशंस पे फर्क पड़ता है, या जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बतानी है, ठीक है। सारा का सारा लगभग हम स्टॉक एक्सचेंज का ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। लिस्टिंग कंप्लायंस स्टॉक एक्सचेंज के लिए होता है, ध्यान दो, ठीक है। लिस्टेड एंटिटी शेल प्रॉम्प्टली, अब इसमें कुछ खास अमेंडमेंट नहीं है, देखो ध्यान दो, सिर्फ नाम बदला है, रिडम्पशन ऑफ, अब नाम बदल गया ना, अब थोड़ी डेट सिक्योरिटी और ये वो नाम है ही नहीं, अब तो सीधे सीधे नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, ठीक है। रिडम्पशन जिस में होता है, जो रेडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है, वो सब में ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो नाम अपडेट हुआ है, कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। इंटरेस्ट, डिविडेंड और रिडम्पशन ये पहले भी थे। सिक्योरिटी का जो नाम बदला है बस उतना ही अमेंडमेंट दिया है। और फिर है एक्सप्लेनेशन, द एक्सप्रेशन प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा है, प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म। तो प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म का क्या मतलब होता है? शेल इंप्लाई दैट द स्टॉक एक्सचेंज शेल बी इन्फॉर्म एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। एज सून एज पॉसिबल यानी मिनिमम कोई ऐसा टाइम नहीं है, जितना जल्दी हो सके, एक अपर लिमिट दे दी गई है, एज सून एज रीजनेबली पॉसिबल बट नॉट लेटर देन, ठीक है, अपर लिमिट है, नॉट लेटर देन 24 आवर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट और रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑकरेंस ऑफ इवेंट से नॉट लेटर देन 24 आवर, 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको ये बता देना है, तो उसको हम मानेंगे कि आपने प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म कर दिया है। और अगर आपको 24 आवर्स से ज्यादा लग गए तो आपको उसके रीजंस देने पड़ेंगे कि क्यों आप 24 आवर्स के अंदर नहीं बता पाए। इन केस ऑफ डिस्क्लोजर आफ्टर, डिस्क्लोजर इज मेड आफ्टर 24 आवर्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको रीजंस एक्सप्लेन करने कि डिले क्यों हुआ, ठीक है। ऑफ द ऑकरेंस ऑफ इवेंट और रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन, द लिस्टेड एंटिटी शैल अलोंग विद सच डिस्क्लोजर्स प्रोवाइडेड एंड प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द डिले, एक्सप्लेनेशन फॉर द डिले, ठीक है। क्लियर है? चलिए, विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द सब रेगुलेशन 1, ठीक है, ऊपर लिखा है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन जो अफेक्ट करती है, अरे भाई क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, ऐसे तो समझ रहे हो बहुत सारी चीजें आएंगी। तो एक उन्होंने आइडिया दी है कि ये है तो जनरल क्लॉज ही, पर इसमें उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको कि क्या क्या इसमें आ सकता है। विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ सब रेगुलेशन 1, लिस्टेड एंटिटी हु हैज लिस्टेड एनसीएस शैल मेक डिस्क्लोजर्स एज स्पेसिफाइड इन पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 3, ठीक है। ऊपर से मैं फटाफट आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट आती है, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बेयरिंग हैविंग अ बेयरिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेशन एंड और द प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। रेगुलेशन 51, सब रेगुलेशन 2, ठीक है। तो ये सब देखो आता है, क्या क्या है, एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट इन टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और रिडम्पशन, ठीक है। एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट, अगर आपको लग रहा है कि आप डिफॉल्ट करने वाले हो तो वो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और आपको ये बताना पड़ेगा। ऑल्सो द डिफॉल्ट इन क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर्ड है और आपने सिक्योरिटी क्रिएट ही नहीं की तो वो भी इसमें आएगा।
attachment of prohibitory orders restraining listed entity from transferring the non-convertible securities from the account of registered holders along with the particulars of the number of securities affected, the names of registered holders and their demat account details. Any action which shall result in redemption, reduction, cancellation और रिटायरमेंट ऑफ होल और पार्ट ऑफ द एनसीएस. ठीक है, कोई बड़ा डिफॉल्ट आपने किया है जिसका एग्रीमेंट के तहत सीधे आपको रिडम्पशन करना पड़ जाएगा उस इवेंट के बाद, तो वो इवेंट्स भी आपको बताने हैं. एनी एक्शन दैट shall adversely affect the payment of interest on NCS or payment of dividend or redemption, including default by issuer to pay the interest on non-convertible debt security or redemption amount and failure to create a charge on asset. Similar point है. तो ऐसे हैं जनरल पॉइंट्स, बस आपको एक आइडिया होनी चाहिए. डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट. ठीक है, 3 महीने से ज्यादा का है तो वो भी आएगा. फेलियर टू क्रिएट चार्ज ऑन द एसेट्स, इवेंट सच एज स्ट्राइक्स, लॉकडाउन. ठीक है, चेंजेस इन द जनरल कैरेक्टर और नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आप बदल रहे हो, प्रोडक्ट या सर्विस ही बदल रहे हो तो वो भी मेजर इवेंट होगा. ठीक है, और डिसरप्शन ऑफ ऑपरेशन ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन. ठीक है, ये सब भी आएंगे. फॉर्म और नेचर में बदल रहे हो, वही प्रिविलेजेस बदल रहे हो. ठीक है, तो ये सब है, लंबी लिस्ट है. चेंज इन रेटिंग्स, ठीक है, ये भी इजी है याद रखने के हिसाब से. तो ये सब आपका इसमें इवेंट्स आते हैं. क्लियर है, एक जस्ट आइडिया आपको होनी चाहिए कि इसमें क्या आता है. आगे बढ़ते हैं. चलो, फिर है द लिस्टेड एंटिटी शेल डिस्क्लोज ऑन इट्स वेबसाइट ऑल सच इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन विच हैव बीन डिस्क्लोज. ठीक है, ऊपर जो अपनी लिस्ट पड़ी ये सब आपको स्टॉक एक्सचेंज को तो बताना ही है, अपनी वेबसाइट पे भी डालना है. ठीक है, ऑल सच इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन विच हैव बीन डिस्क्लोज टू द स्टॉक एक्सचेंज अंडर दिस रेगुलेशन एंड सच डिस्क्लोजर शेल बी होस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ लिस्टेड एंटिटी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years एंड देयर आफ्टर एज पर द आईकावल पॉलिसी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी. ठीक है, आईकावल पॉलिसी जो आपका होगा उसके हिसाब से आप आगे मेंटेन कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 5 years के लिए आपको वेबसाइट पे रखना है. ठीक है, तो वेबसाइट पे होस्ट करना है, बस इतना ही ये सब रेगुलेशन कहता है. क्लियर है, तो ये है 51 कि प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म करना है. प्रॉम्प्टली का मतलब क्या है वो आपको बताना है. फिर कौन कौन से इवेंट्स आएंगे तो पूरी लिस्ट, उसमें 4-5 मेजर पॉइंट जो इजी वाले हैं वो आप याद रख लो. और फिर कि ये जो आप बता रहे हो वो आपको वेबसाइट पे भी होस्ट करना है और इवन 5 years तक उसको वेबसाइट पे रखना है. और उसके आगे आप आर्काइवल पॉलिसी के हिसाब से देखो आपको मेंटेन करना है नहीं करना है, आर्काइवल पॉलिसी आप फॉलो करो. क्लियर है, तो ये है रेगुलेशन 51. आगे बढ़ते हैं. अब है रेगुलेशन 52 फाइनेंशियल रिजल्ट्स. ठीक है, आ जाओ 52. ठीक है, 52 आ जाओ. अब इसमें जो अमेंडमेंट वाले क्लॉज है मैं वही समझा रहा हूं. ठीक है, जो अमेंडमेंट है ग्रे कलर में हाईलाइटेड है वही क्लॉजेस में बता रहा हूं. चलिए, तो फाइनेंशियल रिजल्ट में क्या क्या है. लिस्टेड एंटिटी शेल प्रिपेयर एंड सबमिट अनऑडिटेड और ऑडिटेड क्वार्टरली. ठीक है, क्वार्टरली and year to date standalone financial results on a quarterly basis in the format as specified by the board within 45 days from the end of the quarter other than the last quarter. ठीक है, लास्ट क्वार्टर छोड़ के पहले के जो 3 क्वार्टर्स हैं उनका आपको ऑडिटेड या अनऑडिटेड आपको देना है एंड ईयर टू डेट भी देना है to the recognized stock exchange, provided that in case of entities which have listed their debt securities, copy of financials are submitted to the stock exchange shall also be provided to the debenture trustee. ठीक है, तो डेट सिक्योरिटीज में आपको डिबेंचर ट्रस्टीज को भी आपको ये देना है ऑन द सेम डे द इंफॉर्मेशन इज सबमिटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज. सेम डे पे डिबेंचर ट्रस्टी को भी मिल जाना चाहिए. ठीक है, तो इसमें एक मेजर अमेंडमेंट क्या है कि पहले आप रेगुलेशन आपने पढ़ा होगा तो ये हाफ ईयरली था. पहले इसका जो फ्रीक्वेंसी था वो था हाफ ईयरली. तो मेजर अमेंडमेंट ये है कि अब ये क्वार्टरली हो गया. तो हर जगह वही अमेंडमेंट्स हैं. ठीक है, कि अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं जो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी पे अप्लाई होता है दैट इज आल्सो क्वार्टरली. ठीक है, हाफ ईयरली नहीं है, वो रिलैक्सेशन था, अब वो भी क्वार्टरली कर दिया गया है. ठीक है, और कितना टाइम है आपके पास 45 डेज. 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर एक्सेप्ट द लास्ट क्वार्टर. ठीक है, और डेट सिक्योरिटी के केस में आपको डिबेंचर ट्रस्टीज को भी साइमल्टेनियसली सेम डे पे दे देना है. फिर सेम, ठीक है, हर जगह क्वार्टरली चेंज हुआ है. द लिस्टेड एंटिटी शैल कंप्लाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन, अप्रूवल, ऑथेंटिकेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ एनुअल एंड क्वार्टरली. यहां पे भी हाफ ईयरली था और अब क्या हो गया, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स. अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स
ऑन क्वार्टरली बेसिस शैल बी अकम्पनीड बाय अ LMR लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट। और फिर है prepared by the statutory auditor of listed company in the format specified by the board। ठीक है, तो इसमें भी मेनली क्वार्टरली बेसिस वाला चेंज है। एंड इन केस आपका ऑडिट CNAG करता है, आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो, द रिपोर्ट शैल बी प्रोवाइडेड बाय एनी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट देगा चलेगा। क्लियर है? तो हर जगह आप अगर ओरिजिनल क्लॉज आप पढ़ चुके हो, आपको समझ में आ गया होगा कि हर जगह क्वार्टरली वाला मेजर चेंज इसमें हुआ है। ठीक है, फिर है क्वार्टरली रिजल्ट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड, यहां हाफ ईयरली था। क्वार्टरली रिजल्ट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय द BOD एंड साइन बाय द MD और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। सेम सी में भी ऑडिटेड रिजल्ट फॉर द ईयर shall be submitted to recognized stock exchange in the same format as is applicable for quarterly financial results। तो फॉर द ईयर वाला और जो क्वार्टरली है फॉर्मेट सेम है। फिर है एनुअल audited standalone and consolidated financial results for the financial year shall be submitted to the stock exchange within 60 days from the end of the financial year along with the audit report। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपको कितने समय में सबमिट करने हैं? 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फिर अगर आप पब्लिक सेक्टर वाले हो, CNAG आपको ऑडिट करता है, प्रोवाइडेड दैट इश्यूअर्स हु आर बीइंग ऑडिटेड बाय CNAG शैल अडॉप्ट फॉलोइंग 2 स्टेप प्रोसेस। नंबर 1, द फर्स्ट लेवल ऑडिट बीइंग कैरिड आउट बाय द ऑडिटर। ठीक है, आपको पता ही होगा CNAG डायरेक्ट ऑडिट नहीं करते हैं, वो पहले किसी और से ऑडिट करवाते हैं और बस उस ऑडिट रिपोर्ट को चेक करते हैं और उसमें नेसेसरी चेंजेस या कुछ करवाना है, एडिशनल और काम कराना है तो बस वो क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले ऑडिट कोई और ऑडिटर करता है जो CNAG अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो जो CNAG वाला जो रिपोर्ट है, मतलब जो ऑडिटर अपॉइंटेड बाय CNAG है, वो रिपोर्ट भी देना है और बाद में जब CNAG ने उनको रिव्यू करके जो भी चेंजेस कराए होंगे और जो फाइनल रिपोर्ट होगी वो भी देना है, दोनों देना है, इसलिए 2 लेवल प्रोसेस कहा है। तो पहला है द फर्स्ट लेवल ऑडिट shall be carried out by the auditor appointed by CNAG who shall audit the financial of listed entity and such financial result shall be submitted to stock exchange within 60 days from the end of financial year। वो जल्दी हो जाता है ऑडिट, तो वो 60 डेज में आप दे दो जैसे ऊपर है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, फर्स्ट लेवल और जो और ऊपर वाला है ये सेम है, 60 डेज में आपको देना है। अब CNAG को तो टाइम लगेगा ना, CNAG बाद में जब क्रॉस चेक करेंगे ये सब करेंगे, उनका जो होता है उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो उसके लिए आप दिया है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट बाय CNAG द फाइनेंशियल रिजल्ट शैल बी सबमिटेड स्टॉक एक्सचेंज विद इन 9 मंथ्स। एक्सटेंडेड टाइम है, 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है? क्लियर है क्या? फर्स्ट लेवल वाला ऑडिट सेम है, सेम टाइम लिमिट दिया है। जो सेकंड लेवल ऑडिट है जो CNAG क्रॉस चेक करते हैं उसमें 9 मंथ्स का टाइम है। ठीक है, वो भी आपको सबमिट करना है लेकिन 9 मंथ्स आपको टाइम दिया गया है। क्लियर है? चलिए फिर देखो यार, कुछ वर्ड्स रिप्लेस हुए हैं, इसका कुछ खास इंटरप्रिटेशन में चेंजेस नहीं है, तो आप ये खुद पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फिर है क्लॉज F, लिस्टेड एंटिटी शैल आल्सो सबमिट एज अ पार्ट ऑफ स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द हाफ ईयर। ठीक है, हाफ ईयर का भी देना है, ध्यान दो हाफ ईयर में, लेकिन सिर्फ क्या देना है, ऊपर जो है क्वार्टरली 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 आप दोगे, जब जब हाफ ईयर होगा, ठीक है, तब तब आपको क्या करना है, हाफ ईयर का अलग से इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो, क्या क्या बाय वे ऑफ अ नोट क्या क्या देना है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एज एट द एंड ऑफ हाफ ईयर। ठीक है, जब जब हाफ ईयर होगा Q2 तो आपको Q1 Q2 मिला के हाफ ईयर का भी अलग से ये सारा इंफॉर्मेशन देना है बाय वे ऑफ अ नोट। क्वार्टरली में तो आपको पता ही होगा उसी क्वार्टर का आता है, हाफ ईयरली जब जब होगा Q2 और Q4 में तो आपको ये हाफ ईयरली डेटा भी आपको देना है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ क्लॉज डिलीट हुए हैं। ठीक है, कुछ क्लॉज डिलीट हुए हैं। ठीक है, सब रेगुलेशन 4 कि आपको डिस्क्लोज करना है फॉलोइंग लाइन आइटम्स अलोंग विद द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो उसमें पहले हाफ ईयरली था तो उसके जगह क्वार्टरली कर दिया है। ठीक है, क्वार्टरली और एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स में ये सारी बातें आपको सेपरेट लाइन आइटम के थ्रू दिखानी है। ठीक है, तो इसमें पहले रेटिंग और उसकी चेंज दिखानी पड़ती थी, तो अब डिलीट हो गया है, तो आपको वो सेपरेट लाइन आइटम दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एसेट कवर अवेलेबल, मतलब कुछ चीजें आपको भूलनी है, कुछ चीजें याद करनी है, कुछ चीजें भूलनी है। ठीक है, तो ये सब भूलना है आपको। ठीक है, ABDE, ठीक है, ये डिलीट भूलना है। क्रेडिट रेटिंग अब सेपरेटली उसमें नहीं बताना, लाइन आइटम, एसेट कवर,
प्रीवियस ड्यू डेट्स, जहां पे क्या है, प्रीवियस ड्यू डेट एंड वेदर द सेम हैज बीन पेड और नॉट, एंड नेक्स्ट ड्यू डेट, ठीक है। प्रीवियस नेक्स्ट दोनों बताने होते थे, अब वो नहीं बताने, तो वो आगे आएगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां से हटा दिया गया है, फिर कुछ ऐड किया गया है, ठीक है। अब आपको और कुछ बतानी है इंफॉर्मेशन, क्या क्या, करंट रेशियो बताना है, लॉन्ग टर्म टू वर्किंग कैपिटल रेशियो बताना है, बेड डेट टू अकाउंट रिसीवेबल रेशियो, बेड डेट रेशियो बताना है, फिर है करंट लाइबिलिटी रेशियो, करंट लाइबिलिटी टू टोटल लाइबिलिटी रेशियो, फिर है टोटल डेट टू टोटल एसेट रेशियो, डेट टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, सेक्टर स्पेसिफिक इक्विवेलेंट रेशियो एज एप्लीकेबल, ठीक है। और सेक्टर वाइज क्या रेशियो है, इक्विवेलेंट रेशियो या एवरेज रेशियो, वो आपको बताने हैं। चलिए, तो ये मतलब याद कर लो और क्या करें, ठीक है। तो इस पे अगर सेपरेट क्वेश्चन आया तो ठीक है, ये सब रेलेवेंट कब है, सिर्फ फाइनेंशियल रिजल्ट पे आया तो आप इतना सारा तो लिखोगे ही नहीं, ठीक है, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर ये इस टॉपिक पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहा है तो फर्क पड़ेगा, ठीक है, तो फर्क पड़ेगा। तो ये 4 आइटम आपको भूलना है और ये सारे आइटम्स आपको ऐड करने हैं, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, फिर 2 और क्लॉज डिलीट हो गए, ठीक है। क्या क्या, ये वाला सेकेंड प्रोविजो, provided further that requirement of this subregulation shall not be applicable in case of unsecured debt, ठीक है। तो ये क्लैरिफिकेशन था, वो भी उन्होंने डिलीट कर दिया है। और सब रेगुलेशन 5 भी डिलीट कर दिया है। लिस्टेड एंटिटी शैल विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन रिक्वायर्ड अंडर सब रेगुलेशन 4 सबमिट टू स्टॉक एक्सचेंज अ सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट देना पड़ता था टू साइन बाय द ट्रस्टी दैट इट हैज टेकन नोट, ठीक है। प्रोसीजरल कॉम्प्लायंस था, कुछ खास नहीं था, सिर्फ आपने टेक नोट किया है, आप इसके लिए अवेयर हो, इसका सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, ताकि बाद में आप ऐसा ना बोलो कि मैं अवेयर नहीं था। तो ये सब प्रोसीजरल कॉम्प्लायंस हटा दिया है, ठीक है। फिर और एक क्लॉज डिलीट हो गया सर, फर्स्ट वाला, ठीक है। क्या था, लिस्टेड एंटिटी विच हैज लिस्टेड इट्स नॉन रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर शेल मेक द फॉलोइंग एडिशनल डिस्क्लोजर, ठीक है। स्पेशल एनसीआरपीएस के लिए था कॉम्प्लायंस, तो उसमें डिस्क्लोजर्स में आपको प्रॉफिट फॉर द हाफ ईयर एंड क्यूमुलेटिव प्रॉफिट आपको देना होता था, तो वो अब आपको नहीं देना है, ठीक है। हाफ ईयर का प्रॉफिट और क्यूमुलेटिव प्रॉफिट देना होता था, अब वो आपको नहीं देना है, ठीक है। बाकी पूरे क्लॉज इसमें सेम है। फिर आते हैं सब रेगुलेशन 7, लिस्टेड एंटिटी शेल विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर, ठीक है। सेम यहां पे भी क्या आएगा, क्वार्टर। Listed entity shall within 45 days from the end of the quarter submit to stock exchange a statement indicating utilization of issue, ठीक है। स्टेटमेंट देना है indicating the utilization of the issue proceeds of the non-convertible securities which shall be continued to be given till such time the issue proceeds have been fully utilized or the purpose for the proceeds were raised has been achieved, ठीक है। ये आपने ICDR में भी पढ़ा हुआ है, यूटिलाइजेशन का स्टेटमेंट देना है, ठीक है। तब तक देना है जब तक वो पूरे पैसे यूटिलाइज नहीं होते हैं, तो हर क्वार्टर में देते रहना है कि अभी तक कितना यूज हुआ है, अभी तक कितना यूज हुआ है, अभी तक कितना यूज हुआ है, कहां कहां कितना, हर क्वार्टर में आप यूज करते जा रहे हो, इसका स्टेटमेंट आपको देना है, ठीक है। 45 डेज के अंदर देना है और ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। और कब तक, जब तक पूरा पैसा यूज नहीं होता, या जो पर्पस के लिए आपने किया था, पर्पस अगर अचीव हो गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप बंद कर दो। और 7A एक अलग से इंसर्ट किया है, 7A अलग से इंसर्ट किया हुआ है। इन केस ऑफ एनी मटेरियल डेविएशन, ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, सेबी क्या देखना चाहता है कि आपने कहा कुछ और यूज कहीं किया, अगर डाइवर्जन हो रहा है, डेविएशन है कि आपने बोला था यहां इतना पैसा लगाएंगे पर आपने उतना नहीं लगाया, थोड़ा पैसा कहीं और यूज कर लिया, तो ये डेविएशंस अगर हैं जो आपने प्रोस्पेक्टस में बताया था, तो वो आपको अलग से बताना है। इन केस ऑफ एनी मटेरियल डेविएशन, ठीक है, मटेरियल होना चाहिए, अमाउंट ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए इन द यूज ऑफ प्रोसीड्स एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, द सेम शैल बी इंडिकेटेड इन द फॉर्मेट एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, ठीक है। तो मटेरियल डेविएशंस आपको अलग से देने हैं, ठीक है। बाकी तो कुछ खास चेंज नहीं है, ठीक है। माइनर माइनर चेंजेस हैं यार, आप प्रोफेशनल के बच्चे हो, थोड़ा थोड़ा तो आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। एक एक वर्ड को हम बताना मतलब पॉसिबल नहीं है, एक एक वर्ड के भी चेंजेस होते हैं, ठीक है। चलो, तो 7A ये कवर कर लिया हमने, ठीक है। सब में जो माइनर 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 चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिया है, और अमेंडमेंट शीट में पूरा आपको कंपैरेटिव वे में भी दिया हुआ है, ठीक है। कंपेयर कर सकते हो आप अच्छे से, आराम से,
कि क्या क्या चेंज हुआ है। मेजरली जो मैंने आपको बताया था अर्लियर, द फ्रीक्वेंसी वॉज हाफ ईयरली, तो मेजरली बड़ा चेंज यही हुआ है कि अब सब क्वार्टरली कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो कंपैरेटिव फॉर्म में मैंने आपको सारा का सारा दे दिया है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब है रेगुलेशन 53 एनुअल रिपोर्ट। रेगुलेशन 53 एनुअल रिपोर्ट, आ जाओ फटाफट। रेगुलेशन 53 एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, इसमें पहले एक ही था सब रेगुलेशन, एक ही था, अब दो और इंसर्ट हो गए। सॉरी, सब रेगुलेशन 2 इंसर्ट हुआ है। सब रेगुलेशन 1 में कोई चेंज नहीं है। सब रेगुलेशन 1 क्या बताता है कि एनुअल रिपोर्ट में आपको क्या क्या देना होता है। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या आता है? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, नेम ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी विद फुल कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एज स्पेसिफाइड इन पैरा ए ऑफ शेड्यूल 5। ठीक है, यानी इतनी सारी चीजें एनुअल रिपोर्ट में आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सब रेगुलेशन 2 इंसर्ट हुआ है। लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड डिबेंचर ट्रस्टी एंड पब्लिश ऑन द वेबसाइट। तीन चीजें, स्टॉक एक्सचेंज ये तो बाय डिफॉल्ट हर जगह हो गई। सेकंड है डिबेंचर ट्रस्टी को भी आपको बताना है एंड पब्लिश करना है अपने साइट पे। ठीक है, कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट सेंट टू शेयर होल्डर्स अलोंग विद द नोटिस ऑफ एजीएम नॉट लेटर देन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच टू द शेयर होल्डर। याद आ रहा है? तो ये सेम सिमिलर क्लॉज है कि नॉट लेटर देन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच ऑफ शेयर होल्डर, उसके मतलब पहले ही आपको बता देना है। कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट, जो भी कॉपी आप शेयर होल्डर्स को भेज रहे हो अप्रूवल के लिए, ठीक है, अनअप्रूव्ड जो एनुअल रिपोर्ट होती है, जो आप शेयर होल्डर्स को जिसकी कॉपी भेजते हो, सेम कॉपी जो शेयर होल्डर को भेजी गई है वो स्टॉक एक्सचेंज को पहले जाना चाहिए, डिबेंचर ट्रस्टी को पहले जाना चाहिए और आपकी वेबसाइट पे भी पहले ही आ जाना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम द बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस ऑफ द मीटिंग। ठीक है, फिर है इन इवेंट ऑफ एनी चेंजेस। अब आपने मीटिंग रखा, अप्रूवल के लिए रखा, एडॉप्ट किया, हो सकता है कि कुछ चेंज हुआ हो तो वो चेंजेस भी बताने हैं। In event of any changes to the annual report, the revised copy along with the details and explanation of the changes not later than 48 hours from the AGM। AGM में changes किए होंगे ना आपने, तो AGM के अगले 48 hours के अंदर अंदर आपको changes बताने हैं और revised copy भी सबमिट करनी है। ठीक है, सेम स्टॉक एक्सचेंज को भी देना है, डिबेंचर सबको, मतलब सेम, ऊपर का पॉइंट सेम है। ठीक है, तो जो शेयर होल्डर को आप अनअप्रूव्ड वाला भेज रहे हो वो भी भेजना है, अप्रूव होके अगर कुछ चेंज हुआ है तो वो भी भेजना है। सेम एडॉप्ट हो गई तो नीचे का क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, बी क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। बी क्लॉज कब अप्लाई होगा? जब आपने चेंज किया है, तो चेंज ही नहीं हुआ है, एज इट इज एडॉप्ट हो गई, तो फिर आपको बी क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये छोटा सा अमेंडमेंट था रेगुलेशन 53। फिर आते हैं रेगुलेशन 54 एसेट कवर। उसमें भी एक सब रेगुलेशन इंसर्ट हुआ है, सब रेगुलेशन 3। तो एसेट कवर में क्या सब रेगुलेशन इंसर्ट हुआ है? द लिस्टेड एंटिटी शैल डिस्क्लोज द एसेट कवर अवेलेबल इन केस ऑफ एनसीडी, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, डेट सिक्योरिटी सॉरी, along with the financial results in the format as specified by the board। ठीक है, प्योरली नॉन कन्वर्टेबल डेट के लिए लिखा है कि कितना एसेट कवर अवेलेबल है, ये भी आपको फाइनेंशियल रिजल्ट में बताना है। याद आ रहा है? देखो ऊपर वो डिलीट हुआ था, ऊपर बताया था ना एसेट कवर, तो अब आप समझे होंगे कि क्यों डिलीट हुआ है। ये सब एक एक करके डिलीट हुआ है और ये कहीं कहीं और उसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो एसेट कवर अवेलेबल, ठीक है, एसेट कवर अवेलेबल, तो ये नीचे अलग से कवर कर दिया गया है। ठीक है, नीचे अलग से कवर कर दिया गया है। ठीक है, लिस्टेड एंटिटी शैल डिस्क्लोज द एसेट कवर अवेलेबल इन द केस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी अलोंग विथ इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट, लिखा ही हुआ है अलोंग विथ इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट। ठीक है, तो सिर्फ क्लासिफिकेशन बदला है, पॉइंट्स अभी भी हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये था 54 का सब रेगुलेशन 3 इंसर्ट करके वो रिक्वायरमेंट इधर डाल दी है, एसेट कवर का एसेट कवर में डाल दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है 56 डॉक्यूमेंट्स एंड इंटीमेशन टू डिबेंचर ट्रस्टी। डॉक्यूमेंट एंड इंटीमेशन टू डिबेंचर ट्रस्टी, डॉक्यूमेंट्स एंड इंटीमेशन टू डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन 56 आ जाइए। इसमें 1A इंसर्ट हुआ है। ठीक है, 1A इंसर्ट हुआ है। क्या बोल रहा है ये? वो सेम 7 सितंबर से आया है। द लिस्टेड एंटिटी शैल ऑल्सो डिस्क्लोज to the debenture trustee at the same time as it is intimated to the stock exchange all material events or information as disclosed under 51। याद आ रहा है? पहला जो हमने पढ़ा 51 लिस्ट बताई थी ना पूरी,
याद आ रहा है कुछ? ठीक है, 51 में जो भी पूरा लिस्ट था इवेंट्स का, 51 में जो भी ये इवेंट्स थे, जो पूरी मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी, ये वाला पार्ट बी, ठीक है, तो ये जो पार्ट बी के सारे इवेंट्स आप स्टॉक एक्सचेंज को बता रहे हो, ये साइमल्टेनियसली आपको डिबेंचर ट्रस्टी को भी बताना है ऑन द सेम डे। ठीक है, साइमल्टेनियसली डिबेंचर ट्रस्टी को भी बताना है, जिसको क्या बोलेंगे, ऑल मटेरियल इवेंट्स और इंफॉर्मेशन एज डिस्क्लोज अंडर रेगुलेशन 51 ऑफ दिस regulation insofar as it's related to the interest principal issue and terms of non convertible debt security। ठीक है, जो जो नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो आपको डिबेंचर ट्रस्टी को बताना पड़ेगा। ऑब्वियसली स्कोप में फर्क है, ऊपर जो था उसमें सारे नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज थे, पर यहां डिबेंचर ट्रस्टी है। डिबेंचर ट्रस्टी सिर्फ डेट सिक्योरिटी के लिए होता है, एनसीआरबीएस के लिए थोड़ी डिबेंचर ट्रस्टी होता है, आए ख्याल में। इसलिए ये एक अलग से यहां पे दिया हुआ है कि अगर इंफॉर्मेशन इज रिलेटिंग टू दैट मटेरियल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डेट सिक्योरिटीज, तब आपको डिबेंचर ट्रस्टी को भी बताना पड़ेगा। क्लियर है? सेम रेटिंग, क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन द एसेट्स, नोटिसेस, रेजोल्यूशंस, मीटिंग्स ऑफ होल्डर्स ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, इन सारी चीजों से अगर वो रिलेटेड है तो आपको साइमल्टेनियसली ऑन द सेम डे डिबेंचर ट्रस्टी को भी बताना है। क्लियर है? चलिए, तो सिंपल लॉजिकल अमेंडमेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्लॉज आता है सर 57, अदर इंफॉर्मेशन या अदर सबमिशंस, यानी ऊपर के अलावा कुछ माइनर पॉइंट्स भी हैं जो आपको इंटीमेट करने होते हैं। आइए पढ़ते हैं। नंबर 1, लिस्टेड एंटिटी विल सबमिट अ सर्टिफिकेट। ठीक है, बहुत ही मतलब पढ़ोगे ना आप, आपको समझ में आएगा कितनी बारीकी इंफॉर्मेशन भी देनी होती है। सर्टिफिकेट टू द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 1 वर्किंग डे ऑफ द इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑफ प्रिंसिपल बिकमिंग ड्यू रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ पेमेंट। एक दिन के अंदर, ड्यू डेट के एक दिन के अंदर आपको स्टेटस बताना है कि वो भरा या नहीं भरा, भरा हो नहीं भरा हो, जो भी है स्टेटस बताओ कि भाई जो भी ये ड्यू डेट था एक दिन के अंदर बताओ कि वो आपने भरा कि नहीं भरा। ठीक है, स्टेटस बताना है, स्टेटस का सर्टिफिकेट देना है। फिर सब रेगुलेशन 4 ऑफ 5 इंसर्ट हुआ है। ठीक है, 1 वाला क्या था, सब्सटीट्यूट हुआ है, 4 एंड 5 अब नए इंसर्ट हुए हैं, ध्यान दो, ये भी अच्छे पॉइंट्स हैं। लिस्टेड एंटिटी शेल विद इन 5 वर्किंग डेज प्रायर टू, ठीक है, 5 वर्किंग डेज प्रायर टू द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ ऑल द नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी फॉर विच इंटरेस्ट डिविडेंड प्रिंसिपल शेल बी पेबल ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो जो भी ड्यू डेट्स आने वाली हैं, आपके करंट जो भी क्वार्टर स्टार्ट होने वाला है, उस क्वार्टर में जो भी ड्यू डेट्स आने वाली हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रिडम्पशन, जो भी ड्यू डेट्स आने वाली हैं, वो क्वार्टर स्टार्ट होने के 5 दिन के पहले ही मतलब बता देना है। ध्यान दो, विद इन 5 वर्किंग डेज प्रायर टू बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। क्वार्टर का जो फर्स्ट डेट है उसके पहले 5 दिन पहले, मतलब विद इन 5 डेज ही पहले आपको बता देना है। ठीक है, कि ये क्वार्टर में ये ड्यू डेट्स इस चीज की आने वाली है। ठीक है, प्रायर इंटीमेशन है, ये भी ड्यू डेट्स का प्रायर इंटीमेशन देना है। फिर है लिस्टेड एंटिटी विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, ये पोस्ट का कॉम्प्लायंस है। पहले प्री का है कि हमको जगा के याद दिलाओ कि क्या क्या ड्यू डेट्स हैं, फिर क्वार्टर खत्म होने का फिर जगा के बताओ कि हमने क्या किया, हमने वो भरे नहीं भरे, क्या उसका स्टेटस है। ठीक है, मतलब बहुत ही स्पून फीडिंग हो रही है। ठीक है, तो ध्यान दो, within 7 working days from the end of the quarter provide a certificate confirming the payment of interest, dividend or principal obligations of NCS which were due in that quarter। जो आपने ऊपर बताई थी वो आपने भरी कि नहीं भरी, भरी है तो उसका सर्टिफिकेट दे दो, और अगर नहीं भरी है तो उसकी डिटेल्स दो, डिटेल्स ऑफ ऑल द अनपेड इंटरेस्ट, डिविडेंड और प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन रिलेशनशिप एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। भरा है तो सर्टिफिकेट दे दो, नहीं भरा है तो पूरे अनपेड वाली चीजों की डिटेल आपको देनी है। ठीक है, मतलब देखो कितना मगजमारी है। ठीक है, तो ये था अदर इंटीमेशंस। आगे बढ़ते हैं। फिर एक नया क्लॉज आया है जो कि आपका पूरा कंपनी लॉ वाला ही है। ठीक है, 61A रेगुलेशन 61A। ठीक है, नया रेगुलेशन है, क्वेश्चन आ सकता है। डीलिंग विथ अनक्लेम्ड एनसीएस एंड बेनिफिट्स अक्रूड देयरऑन। तो ये सब आप कंपनी लॉ में डिविडेंड के लिए पढ़ चुके हो। ठीक है, सेम है पूरा, कुछ भी खास नया इसमें मुझे तो नहीं दिखा। ठीक है, ध्यान दो कि अनक्लेम्ड एनसीएस या अनक्लेम्ड उसका जो बेनिफिट है इंटरेस्ट डिविडेंड, उसको आप क्या करोगे। तो सेम जैसे अपन डिविडेंड का क्लॉज कंपनीज एक्ट में सेक्शन 123 से लेकर 127 में आप पढ़ते हो, वही है। द लिस्टेड एंटिटी शेल नॉट फॉरफिट। ठीक है, आप जब्त नहीं कर सकते। अब आप
पैसा खुद के पास जब्त नहीं कर सकते, ठीक है। नॉट फॉरफीट द अनक्लेम इंटरेस्ट डिविडेंड और रिडम्पशन अमाउंट। तो आपको क्या करना है, वेयर द इंटरेस्ट डिविडेंड और रिडम्पशन अमाउंट हैज नॉट बीन क्लेम विद इन 30 डेज, ठीक है। 30 डेज के अंदर आपको पे करना होता है। 30 डेज के अंदर अगर कोई क्लेम नहीं करने आया तो उसको आप अनक्लेम्ड कहोगे, ठीक है। फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट रिडम्पशन द लिस्टेड एंटिटी शेल विद इन 7 डेज। याद आ रहा है, कंपनी लॉ का प्रोविजन याद आ रहा है क्या? तो 30 डेज के आगे नेक्स्ट 7 डेज में आपको एक सेपरेट एस्क्रो अकाउंट खोल के उसमें पैसा जमा कर देना है, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 30 डेज ट्रांसफर द अमाउंट टू एन एस्क्रो अकाउंट टू बी ओपन इन एनी शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। याद आ रहा है, provided that interest dividend or redemption that is unclaimed and outstanding for a period of less than 7 years as on the date of notification of this sub regulation shall be transferred to escrow account, ठीक है। ये ट्रांजिशनल प्रोविजन है कि कुछ पैसा ऑलरेडी जो आपके पास पड़ा होगा, जो अप टू 7 ईयर्स है, 7 ईयर्स से कम हुआ है ड्यू किए हुए, तो वो आपको तुरंत एस्क्रो अकाउंट में डाल देना है। अभी तक वो आपके आप ही के पास होगा, हो सकता है आप उसको यूज भी कर रहे होंगे क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन इसमें था नहीं। तो अब इकट्ठा पूरा जो पैसा है जिसको 7 साल नहीं हुए हैं, ड्यू था, अनक्लेम्ड रह गया है और अनक्लेम रहे हुए लेस देन 7 ईयर्स हुए हैं, तो वो पूरा पैसा अभी एक साथ आपको एस्क्रो अकाउंट खोल के डाल देना है, ठीक है, विद इन 30 डेज। where it shall remain for the intervening period up to 7 years। तो जितना भी बचा हुआ टाइम है up to 7 years, अगर आपको 3 साल हुए तो बचे हुए 4 साल अब वो एस्क्रो अकाउंट में पड़े रहेंगे जब तक उसके 7 साल कंप्लीट नहीं होते हैं। और आपको पता ही है 7 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो दिया हुआ है, एनी अमाउंट ट्रांसफर टू एस्क्रो अकाउंट दैट रिमेन्स unclaimed for 7 years shall be transferred to IEPF, Investor Education and Protection Fund, considered under section 125 of the Companies Act, ठीक है। तो उनके अकाउंट में आपको बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, ठीक है। क्लियर है, सेम है पूरा, तो कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है क्या भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो ठीक है। ये हो गए मेजर अमेंडमेंट्स, ठीक है। मेन जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो सारे अमेंडमेंट्स मैंने आपको इसमें दे दिए हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूं ये जो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं, इसमें से एक्चुअली मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स जो हैं वो आगे के हैं, मतलब नोटिफिकेशन आ गई है पर उसका कमेंसमेंट एप्लीकेबिलिटी डेट थोड़ा आपके आगे का है, ठीक है। तो आपकी इच्छा है कवर करना है तो कर सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक एक पढ़ते हैं। चलो पहला है रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 1C, ठीक है। क्या बोलता है इसमें, मैं आपको मेन प्रोविजन भी दिखाते जाऊंगा ताकि आपको कनेक्ट करते आए कि ये कैसे रिलेटेड है, ठीक है। रेगुलेशन 17 पे आ जाते हैं। आ जाओ 17, ठीक है। ये आ गया आपका 17 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। पूरा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रोविजन है उसमें 1C ऐड हुआ है, ठीक है। यहां पे 1C ऐड हुआ है, ठीक है। 1C देखो क्या ऐड हुआ है, द लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर दैट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज टेकन एट द नेक्स्ट जनरल मीटिंग। ध्यान दो कि जो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना है वो कब लोगे, जो भी नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगी उसमें, और विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट विच एवर इज अर्लियर। आए ख्याल में, मतलब 3 महीने का समय है। अगर आपका अगला मीटिंग आ ही रहा है तो ठीक है, उसी में ले लो, पर अगर 3 months में कोई मीटिंग ही नहीं है तो फिर आपको अलग से मीटिंग करवानी पड़ेगी और अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरल मीटिंग और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर यानी 3 महीने से ज्यादा आगे वो नहीं जा सकता, ठीक है। चलो तो ये आपका 1C है, आ रहा है ख्याल में 1C। फिर आगे आते हैं 18(1)(b), ठीक है। रेगुलेशन 18(1)(b), तो 18 है अपना ऑडिट कमिटी, उसमें 1B ये वाला क्लॉज अपडेट हुआ है, ठीक है। ये मेरा भी पुराना क्लॉज ही है,
अपडेट नहीं हुआ है। तो पुराना क्लॉज क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कंपैरेटिव सेंस में पता चलेगा। 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी शैल बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, 2/3 क्या है, मिनिमम है मैक्सिमम है दिया नहीं था। ठीक है, ये इसमें एक थोड़ा सा इशू था। एंड इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी हैविंग आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स ऑडिट कमिटी शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एसआर वाले के लिए अलग प्रोविजन था। अब अमेंडमेंट क्या है समझो। अमेंडमेंट क्या है कि यहां एटलीस्ट वर्ड डाल दिया। ठीक है, कि ये 2/3 है, 2/3 ही था, 2/3 ही है, एटलीस्ट डाल दिया, मतलब मिनिमम है। ठीक है, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। एंड यहां से अब क्लॉज बदल गए, एंड ऑल द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन शैल बी अप्रूव्ड ओनली बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन द ऑडिट कमिटी। ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के अप्रूवल में सिर्फ और सिर्फ कौन वोट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। उन्हीं के वोटिंग से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के रेजोल्यूशंस का अप्रूवल किया जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है ओनली, मतलब जो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का वोटिंग करके आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का अप्रूवल लेना है। क्लियर है? तो ऐसा ये अमेंडमेंट है 18(1)(b). आगे बढ़ते हैं 19(1)(c). आ जाओ। नाइनटीन 1C। ठीक है, ध्यान दो। तो क्या क्लॉज है पहले देख लेते हैं। एटलीस्ट 50% ऑफ द डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, टॉपिक क्या है अपना, नॉमिनेशन रेमिशन कमिटी। एटलीस्ट 50% ऑफ द डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट, एंड सेम वो एसआर वाला क्लॉज था। ठीक है, अब अमेंडेड क्लॉज क्या है, ध्यान दो, 19(1)(c). ठीक है, अमेंडेड क्लॉज क्या है, द कंपोजिशन ऑफ द नॉमिनेशन रेमिशन कमिटी शैल बी मॉडिफाइड टू इंक्लूड एटलीस्ट 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंस्टेड ऑफ द एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ 2/3। आई ख्याल में 2/3 आई होप आपको पता है ज्यादा होता है। 2/3 यानी 66.6666%, उसको घटा के 50% कर दिया है। ठीक है, तो सिर्फ क्या किया है, एटलीस्ट, अच्छा सॉरी 50 है, मतलब ये अमेंडेड है, सॉरी मैंने ग्रे कलर में हाईलाइट करना भूल गया हूं। ठीक है, बाकी प्रोविजन सेम है, एसआर वाले में कोई चेंज नहीं है, एसआर वाले में इसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ यहां पे पहले क्या था, 2/3 था, पहले इसमें 2/3 था, 2/3 को घटा के एटलीस्ट 50% कर दिया कि 50% शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, तो आपको ये देखो ध्यान देना है, यहां पुराना प्रोविजन नहीं लिख सकते। ठीक है, ऐसे टाइप के अमेंडमेंट्स में आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर जनरल क्वेश्चन आता है तो कितने परसेंट या कितना पार्ट ऑफ दैट कमिटी इंडिपेंडेंट होगा, ये बहुत ही मेन प्रोविजन है, इसमें आप गलती नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि नॉमिनेशन रेमिशन कमिटी में कितना है, एटलीस्ट 50% शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। क्लियर है? चलो, तो जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हो, जो भी आपके पास ओरिजिनल नोट्स हैं जिनसे आप पढ़ रहे हो, उसमें आप चेंजेस करते जाओ। क्लियर है? तो आपको अच्छे से याद होगा, या जो भी नोट्स आप रिवीजन कर रहे हो उसमें अपडेट कर दो, या रिवीजन नोट्स अपडेटेड ही है तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? फिर है 25(2)(a). ठीक है, न्यू क्लॉज इंसर्ट हुआ है 25 सब रेगुलेशन 2A। तो 25 पे पहले आ जाओ, 25। ठीक है, ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, इसमें 2A ऐड हुआ है। ठीक है, इसमें 2A मैंने वही डाला नहीं है, तो 2A अलग से ऐड हुआ है। ठीक है, ऑब्लिगेशंस विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ध्यान दो 2A न्यू प्रोविजन इंसर्ट हुआ है। क्या इंसर्ट हुआ है, द अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्लॉज है। अपॉइंट कर रहे हो, रीअपॉइंट कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो, तीनों में एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा, तीनों में एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा। ठीक है, और उसी में एक और अमेंडमेंट है, रेगुलेशन 25, सब रेगुलेशन 10 और सब रेगुलेशन 11। ठीक है, तो ये दो रेगुलेशन इंसर्ट हुए हैं, ध्यान दो। द रिक्वायरमेंट ऑफ अंडरटेकिंग डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस हैज बीन एक्सटेंडेड टू द टॉप 1000 कंपनीज फ्रॉम 1/1/22। ठीक है, देखो ये भी आगे की डेट है, 1/1/22 से जो भी टॉप 1000 कंपनीज है, लिस्टेड कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको अपने डायरेक्टर्स और ऑफिसर का इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा। इंश्योरेंस का बर्डन भी उनके ऊपर है। द रिक्वायरमेंट ऑफ अंडरटेकिंग डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस हैज बीन एक्सटेंडेड टू 1000 कंपनीज। ठीक है, फ्रॉम 1/1/2022।
और 11 वाला सब रेगुलेशन है नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये बहुत ही जबरदस्त गवर्नेंस वाला पॉइंट है, ठीक है, आपको रियल लाइफ में काम आएगा, रियल लाइफ में काफी ज्यादा काम आने वाला है, ध्यान दो। नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु रिजाइंस, ठीक है, अगर आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है तो उसमें शक होता है ना कि क्यों रिजाइन कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के प्रमोटर से मिल गया है, ठीक है, तो ये हो सकता है, इसीलिए उन्होंने लॉक इन पीरियड रखा है कि अगर कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है तो वो कंपनी, उसी कंपनी या उसी ग्रुप कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो नहीं बन सकता 1 साल तक, ठीक है, यानी वो टाइम गैप रखा है। ध्यान दो कि आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन करके आप ही कंपनी, आप ही की ग्रुप कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन रहा है, तो दाल में कुछ काला हो सकता है, ठीक है, इसलिए उन्होंने टाइम गैप रखा हुआ है। मना तो नहीं कर सकते, मना कैसे करोगे, ठीक है, मना नहीं कर सकते, एटलीस्ट उन्होंने टाइम गैप रखा है। ध्यान दो कि नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु रिजाइंस फ्रॉम अ लिस्टेड एंटिटी शैल बी अपॉइंटेड एज एन एग्जीक्यूटिव और होल टाइम डायरेक्टर। ध्यान दो, उसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिजाइन करवा के आप बोल रहे हो चलो एग्जीक्यूटिव और होल टाइम डायरेक्टर आ जाओ, अपने अपने साथ आ जाओ ऑन द बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी और एसोसिएट, ठीक है। ध्यान दो, पूरा ग्रुप कवर किया है। कोई भी एक कंपनी से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हट रहा है तो पूरे ग्रुप में कहीं भी होल टाइम डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो नहीं बन पाएगा, और ऑन द बोर्ड ऑफ कंपनी बिलोंगिंग टू द प्रमोटर ग्रुप, सेम प्रमोटर ग्रुप की और भी कोई कंपनीज है कंट्रोल बाय सेम प्रमोटर ग्रुप, तो वो भी कंपनी में आप उसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर नहीं बना पाओगे अनलेस अ पीरियड ऑफ 1 ईयर हैज elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये बीच में गैप रखा है, मिनिमम गैप 1 साल का मिनिमम गैप होना चाहिए। तो अगर कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन करता है 1 साल तक वो होल टाइम डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उस ग्रुप के कोई भी कंपनी में नहीं बन पाएगा। क्लियर है? तो बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। चलो, क्लियर है? तो ये छोटे छोटे कुछ अमेंडमेंट्स थे सर आपके एलओडीआर के, ठीक है, ठीक है। कुछ सर्कुलर्स वगैरह भी दिए हैं इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। सर्कुलर्स वगैरह मैं पढ़ाता नहीं हूं, आपको पता ही होगा, सर्कुलर्स मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं होते, और सर्कुलर काफी बार ऐसे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं जो टॉपिक आपके मॉड्यूल में ही नहीं है, तो वो समझाएं कैसे, ठीक है। सर्कुलर्स को समझाना बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि इसका बैकग्राउंड काफी बार आपके मॉड्यूल में ही नहीं होता, या जो प्रोविजन से वो रिलेटेड है वो दिया ही नहीं रहता, या काफी सर्कुलर पुराने सर्कुलर को अमेंड करता है। अब वो पुराना सर्कुलर 10 साल पुराना होता है, वो फिर आपको पहले समझाओ, फिर क्या अमेंड हुआ है वो बताओ, तो ये सब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इतना मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए काफी है, इतना जो मैंने आपको एलओडीआर का बताया, इतना जून 22 के एग्जाम के लिए काफी है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको जितना मैंने बताया है ख्याल में आ गया होगा, चेंजेस वगैरह आपने जो भी अपने नोट्स में कर दिए होंगे, ठीक है, तो सब मैंने बता दिया है। तो ये था आपका पार्ट 3 ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है। एक और पार्ट 4 आएगा जिसमें अब मैं आपको एनसीएस जो है नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का जो अमेंडमेंट है वो बताऊंगा, उसमें एग्जाम के हिसाब से कैसे आपको टैकल करना है, क्या चीजें ध्यान में रखनी है, स्ट्रक्चर कैसे बदला है वो मैं बताऊंगा। पूरा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि अंदर के क्लॉजेस ज्यादा बदले नहीं है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, या इसी में चलो अपन कवर कर लेते हैं, ठीक है, इसी में कवर कर लेते हैं, इसी में कवर कर लेते हैं, इसी में कवर कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, ध्यान दो, आ जाओ। ठीक है, ये है, ये जो अमेंडमेंट है इसकी मैं बात कर रहा हूं, इसी में कवर कर लेते हैं। चैप्टर 6 आपको अलग से है, डेट फंडिंग, ठीक है, इसमें आप पढ़ते हो आईएलडीएस, इसमें आप पढ़ते हो आईएलडीएस, ठीक है, आईएलडीएस रेगुलेशंस आपने पढ़ी हैं, ध्यान दो। इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008, ठीक है, एक ओरिजिनल 2008 का रेगुलेशन था। एंड आप पढ़ते हो सेबी एनसीआरपीएस, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ एनसीआरपीएस 2013, ठीक है, ये दोनों रिपील कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं, इनइफेक्टिव कर दी गई हैं, और दोनों को मर्ज करके कंबाइंड नए रेगुलेशन लाए हैं जिसका नाम क्या है सर? सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021, ठीक है, दोनों को मर्ज किया है, बहुत ही अच्छे से टाइम दे के मर्ज किया है। देखो, मर्ज तो और भी रेगुलेशन हुई है, जैसे मैंने आपको बता दिया है, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स और स्वेट इक्विटी, दो भी मर्ज हुए, पर वो समझ रहे हो उस तरह से इंटीग्रेट नहीं किया है उसको, ये लाइन बाय लाइन प्रोविजंस को इंटीग्रेट किया गया है,
कॉमन पॉइंट्स को कॉमन इंटीग्रेट किया है, स्पेशल पॉइंट्स को अलग से दिया गया है, लेकिन लॉ अभी भी सेम ही है, सिर्फ मर्जिंग की वजह से स्ट्रक्चर चेंज किया गया है, बट प्रोविजंस या जो एप्लीकेबिलिटी थी वो मोर और लेस पूरी की पूरी सेम है। और एग्जाम में भी आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो वो सेम ही आएगा, सिर्फ रेगुलेशन का नाम आपको अब पुराना नहीं लिखना है। अब आप ILDS 2008 नहीं लिख सकते, आप NCRPS 2013 नहीं लिख सकते, आपको हर जगह कॉमन नाम बस लिखना पड़ेगा, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशंस 2021। ठीक है, आपको बस नाम याद से नया लिखना है, टॉपिक सब पुराने ही हैं, मैं आपको बता रहा हूं अभी। ठीक है, ध्यान दो। ठीक है, तो अमेंडमेंट कब से आया है? 9 अगस्त 2021। 9 अगस्त 2021 से ये अमेंडमेंट आ चुका है। ठीक है, ध्यान दो। तो इसमें क्या क्या मर्ज हुआ है, ध्यान दो। These regulations shall come into force from the seventh day, from the date of its publication in the official gazette, unless otherwise provided. These regulations will apply to: number one, issue and listing of debt securities and non-convertible redeemable NCRPS, जिसको आप कहते हो, by issuer by way of public issuance. ठीक है, तो डेट और एनसीआरपीएस, डेट और एनसीआरपीएस का जो पब्लिक इशुएंस होगा वो इस रेगुलेशन में कवर होगा। इशुएंस एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशूड बाय इशुअर ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, जो भी प्राइवेट प्लेसमेंट होंगे नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के वो भी इसमें आएंगे। एंड अलग से पहली बार लाया गया है कमर्शियल पेपर, जो सिर्फ नाम के लिए लाया गया है, सिर्फ डाल दिया गया है, पर लिखा है बोर्ड बताएगा, मतलब फिर से सर्कुलर ड्रिवन ही है, पहले भी सर्कुलर ड्रिवन ही था, बस यस उसको अलग से एक जगह दी है। ठीक है, एक लीगल रिकॉग्निशन दे दिया है और रेगुलेशन का पार्ट बना दिया गया है, और कुछ खास इसमें चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें तीन चीजें आती हैं, डेट सिक्योरिटी और एनसीआरपीएस का पब्लिक इशू, सारे नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का प्राइवेट प्लेसमेंट, और कमर्शियल पेपर का इशुएंस लिस्टिंग। ठीक है, चलिए, तो ये तीन चीजें आती हैं, आपको ख्याल में आ गया। चलो, तो एक ओवरऑल देखो, मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया, देखो स्ट्रक्चर कैसा है। चैप्टर 2 में इन्होंने पहले बताया जनरल कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इन्हें मर्ज कर दिया है कि जो एनसीआरपीएस का और डेट का कॉमन था वो सब उन्होंने मर्ज कर दिया है कि क्या क्या जनरल कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, जो कि मोरलेस पुराने जैसा ही है, सिर्फ सिंक्रोनाइज किया है उन्होंने। ठीक है, फिर 3 चैप्टर में उन्होंने बताया है पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ दोनों डेट एंड एनसीआरपीएस। ठीक है, पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग का पूरा एक क्राइटेरिया दे दिया है। फिर 4th आपको प्राइवेट प्लेसमेंट दे दिया है, और 5th आपको अलग से जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एनसीएस नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का ही पार्ट होते हैं वो अलग से दे दिया है। ठीक है, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, परपेचुअल एनसीआरपीएस एंड सिविल इंस्ट्रूमेंट, और 6th अलग से दे दिया कमर्शियल पेपर। ठीक है, बस ये स्ट्रक्चरल चेंज है, कमर्शियल पेपर नया पार्ट है, पहले नहीं था। बाकी अगर आप चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ये अगर आप देखोगे तो ये पूरा पुराना ही है। ठीक है, अंदर के सारे प्रोविजंस पुराने ही हैं, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना है, तो मैंने लिखा हुआ है इसलिए। इन इफेक्ट दे हैव जस्ट मर्ज्ड एंड रीग्रुप्ड द ओल्ड 2 regulations of ILDS and NCRPS if you have a good knowledge। ठीक है, जून 22 वाले ध्यान देना, if you have a good knowledge of ILDS and NCRPS you can easily understand the new regulations, as regulations have not changed much, they have only changed the structure। तो स्ट्रक्चर वाइज आपको लगेगा कि नया नया नया, पर जब आप उसके अंदर के पॉइंट्स पढ़ोगे आपको लगेगा कि तो सेम है, सिर्फ पैकिंग बदली है, अंदर प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, तो बस एक सिंगल रीड आप करोगे ना, कुछ भी आपको समझना नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर को समझ रहे हो, दिमाग में बिठाना है। ठीक है, तो वो मैंने इसलिए इसमें दिया नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ एक मैंने आइडिया दिया है कि स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर आपका ILDS पढ़ा हुआ है, अगर आपका NCRPS पढ़ा हुआ है, आपको बस वो ही पढ़ना है, सिर्फ नाम। अब आप पुराने रेगुलेशंस का कोट नहीं कर पाओगे, आपको नाम जो है वो नया कोट करना है, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशंस 2021। क्लियर है? तो एक मैं आपको दिखा देता हूं कि ये रेगुलेशंस क्या है, कैसा है, और अभी भी देखो क्वेश्चंस उसी टाइप में बनेंगे, आपको लिखना भी पूरा वही है। ठीक है, देखो क्या है। सॉरी, अरे यार सेम ही क्लिक हो रही है।
कॉर्पोरेट डेट, ठीक है। तो ये बस आपको ध्यान देना है। अब ILDS की जगह पे नाम क्या आ जाएगा सर? सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021, ठीक है। तो इसमें सेम है, देखो नाम सारे सेम ही हैं, ठीक है। सिर्फ आपको NCS का एक अलग डेफिनेशन ऐड कर दिया गया है कि सर ये जो अम्ब्रेला नाम है NCS, इसमें क्या क्या आएगा? मींस डेट सिक्योरिटीज, मींस नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मींस परपेचुअल नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर सिक्योरिटी, ठीक है। वही है जो अलग अलग नाम से थे, अब बस उसको ग्रुप करके इसमें कर दिया है, ठीक है। तो क्या क्या आता है? 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 इंस्ट्रूमेंट विल बी टुगेदर नोन एज नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। और कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। फिर ये जो मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेबिलिटी डाल दिया गया है, ठीक है। ILDS मतलब डेट सिक्योरिटी और NCRPS का पब्लिक इशू, सारे के सारे NCS का प्राइवेट प्लेसमेंट और लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर, ये 3 चीजें इसमें कवर होती हैं। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं अलग से देखो बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। अब यहां से जब आप चालू करोगे, ठीक है, चैप्टर 2 जनरल कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहां मैं बोल रहा हूं ये जो अंदर के पॉइंट्स है ना, ये पूरे के पूरे सेम ही इन्होंने रखे हुए हैं। और जहां जहां कुछ प्रोविजंस है जो सिर्फ डेट पे अप्लाई होती हैं, वो अलग से दे दी हैं। कुछ कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ NCRPS पे अप्लाई होती हैं, तो उन्होंने अलग से दे दिए। मतलब अंदर के प्रोविजंस पूरे सेम ही हैं। तो आज आपको अगर क्वेश्चन आता है तो सर वो सेम ही आएगा, समझ रहे हो? क्वेश्चन सेम ही आएगा जैसे दिया है, देखो राइट टू रिकॉल और रिडीम प्रायर टू मैच्योरिटी, तो ये अभी भी ऐसे ही आएगा, अभी भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। अंदर का सारा डेटा पूरा सेम है। आपको क्वेश्चन आएगा, देखो ट्रस्ट डीड का कंटेंट पूरा सेम है। फिर आपको आता है ऑब्लिगेशंस ऑफ इशूअर, पूरा सेम है, ठीक है। सारे अंदर के प्रोविजंस जो है ना वो पूरे के पूरे सेम है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा समझने का कुछ आपको हार्डवर्क नहीं करना है। ग्रीन डेट सिक्योरिटी भी कवर्ड है, तो वो भी सेम है पूरा डेफिनेशन, ठीक है। सारा का सारा आपका सेम है, ठीक है। आपका बस एक सिंगल रीड भी आप कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब एक रीड से आपके 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे, एक रीड से 2 चैप्टर कवर हो जाएगा। ILDS भी कवर हो जाएगा, NCRPS जो सेपरेट चैप्टर था वो भी कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो उतना टाइम वर्थ है, 2 चैप्टर एक साथ कवर हो जाएंगे तो उतना टाइम देना वर्थ है, ठीक है। तो अंदर का पूरा जो है वो पूरा का पूरा सेम है, ठीक है। बस आपको स्ट्रक्चर को समझना है, आपको स्ट्रक्चर को समझना है। और ये देखो रोल ओवर भी पूरा सेम है, रोल ओवर ऑफ डेट सिक्योरिटीज, ठीक है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, सब पूरा सेम है। तो जो आपको क्वेश्चंस आते थे वो अभी भी सेम है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी फॉर डेट सिक्योरिटीज, लिस्टिंग एप्लीकेशन, ठीक है, पूरा आई थिंक ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सेम है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। एग्जाम ओरिएंटेड जो भी इसमें टॉपिक्स हैं अच्छे से पढ़ लो। कंटेंट पूरा पुराने रेगुलेशंस जैसा ही आपको है, ठीक है। चलो, तो आई होप आप इसको पढ़ लोगे अच्छे से, ठीक है। ट्रस्ट डीड, रोल ओवर, रिकॉल, दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। एलिजिबल इशूअर सेम है, ठीक है। चलो भाई, तो आप अच्छे से एक रीड कर लेना। समझाने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि पूरा सेम है। अमेंडमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी खास चेंज नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंजेस है और प्रॉपर्ली उसको इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है। और आपको कमर्शियल पेपर में बता देता हूं, कमर्शियल पेपर ऐड हुआ है, पर कमर्शियल पेपर में भी कुछ खास इन्होंने दिया नहीं है, बता देता हूं। चलो, ठीक है, देखो यहां से पढ़ लेते हैं चैप्टर 5 एंड 6। तो चैप्टर 5 इज इशुएंस एंड लिस्टिंग ऑफ परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, PDI, इसको शॉर्ट फॉर्म देते हैं। चलो, PDI, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। परपेचुअल, PNCP, PNCPS, ठीक है। तो इसमें क्या है सर? इशुअर्स परमिटेड बाय RBI, आपको पता ही है बैंक्स नॉर्मली इशू करती है। Issuers permitted by RBI to issue the PDI or PNCPS and other similar instruments forming part of non-equity capital, ठीक है, non-equity regulatory capital may list such instruments after complying with the conditions stipulated in this chapter
द इशुअर में इशू सच इंस्ट्रूमेंट्स इन कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई। ठीक है, पूरा दायरा ही आरबीआई का है, तो आरबीआई का ही आपको कंप्लाई करना है, एंड और एनी अदर रेगुलेटरी लॉज एप्लीकेबल टू देम। इशुअर्स ऑफ दीज सिक्योरिटी शैल बी रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स। ठीक है, पहला है जो शेड्यूल 2 में इसमें दिया है, इसी रेगुलेशंस में, एनी डिस्क्लोजर एज में बी प्रोवाइडेड अंडर द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय आरबीआई और द कंपनीज एक्ट फॉर दीज इंस्ट्रूमेंट्स और एनी अदर डिस्क्लोजर्स। ठीक है, कुछ खास मतलब मैं कह रहा हूं है ही नहीं। Issuer shall comply with the terms and conditions as may be specified by the board from time to time and shall make adequate disclosures in the offer document regarding the features of these instruments and the related risk factors, and if such instruments are listed shall comply with the listing regulations। ठीक है, कुछ भी स्पेशल पॉइंट नहीं है, सब रिलेटिव सेंस में दिया हुआ है। सेम गोज विद द लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर्स। ठीक है, ध्यान दो, issuers desirous of listing commercial papers shall comply with the condition as may be specified by the board from time to time। ये पहले भी ऐसा ही था, बस कोई रेगुलेशन में नहीं लिखा था, अंडरस्टूड था। designated stock exchange shall collect a regulatory fee as specified in schedule 6 of these regulations from a issuer of commercial paper at the time of listing। issuer shall apply for SEBI बराबर स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे आपको आना पड़ेगा। ये एक नया पार्ट है, मतलब इस रेगुलेशन के थ्रू इन पे अप्लाई हो रहा है कि आपको स्कोर्स प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा। कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम ऑथेंटिकेशन इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय बोर्ड एंड शैल यूज द सेम फॉर द इशुएंस एंड लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर। ठीक है, तो आपको स्कोर्स प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा। बस ये एक नया चीज आ गया है, जो भी इशुअर्स कमर्शियल पेपर अब लिस्ट कराएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था सर आपका NCS, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कर देना, थैंक यू सो मच।